बीच का जो है वो ब्राइट फ्रिंज की दे देगा, और जो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का है वो डार्क की दे देगा। नहीं समझे? जैसे कल बताया था मैंने एक चीज़ कि भाई यहाँ पर हमने ये कहा कि पीक का मतलब ये है कि ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। सर ये दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का होता है। कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ब्राइटनेस मिल रही है, यहाँ पर ब्राइटनेस मिल रही है, तो भाई ब्राइटनेस, पहली ब्राइटनेस और दूसरी ब्राइटनेस, उसके बीच में तो मेरे को डार्कनेस ही मिलेगी। ठीक है, तो दो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशंस के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे को डार्कनेस मिलेगी। सिमिलरली अगर इधर डार्कनेस है, भाई बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या डार्कनेस, इधर जीरो एम्पलीट्यूड का मतलब डार्कनेस। तो अगर दो डार्कनेस, ये दो डार्कनेस हो गई, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये डार्कनेस वाली हो गई, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे को दे देगा ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ दे देगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने एक फॉर्मूला निकाला था P इज इक्वल टू, यानी कि जो उसकी जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला निकाला था एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये निकाला था हमने। अच्छा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो ब्राइट फ्रिंजेस में हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उसमें ये जो फेज डिफरेंस था ये हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर चुके हैं कि ये n लैम्बडा के बराबर होता है। ठीक है, तो उसका फेज डिफरेंस m लैम्बडा के बराबर होता है, तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, n d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हम ये कहेंगे क्लियरली द पोजीशंस ऑफ वेरियस ब्राइट फ्रिंजेस आर, क्लियरली the positions of various clearly the positions of various bright fringes are n is equal to 0, ये मिटा रहा हूँ दरअसल में, ब्राइट फ्रिंजेस आर n इज इक्वल टू 0 कहेंगे तो ये हो जाएगा x0 इज इक्वल टू 0, n की जगह 0 डाल दीजिए बस, 0 इंटू डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या है कि ओरिजिन पर मिल जाएगा मेरे को, मतलब बिल्कुल वो जो स्ट्रेट लाइन पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो वाला। ठीक, n इज इक्वल टू 1, अगर 1 रखेंगे तो वो x1 इज इक्वल टू 1 इंटू डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, फिर हो गया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मतलब x2 इज इक्वल टू 2d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, लाइक दिस, ये आके चले जाएंगे, ये हमारे ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है। तो इसको मैं बोलूँगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये वाला हो गया, इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये सर ब्राइट फ्रिंजेस की डिस्टेंस है, ब्राइट फ्रिंजेस, हाँ पोजीशन है ना, हाँ डिस्टेंस ही होगी एक तरह से, ये कितने डिस्टेंस पर मेरे को मिल रही है तो वो उसकी पोजीशन होगी। कहाँ से है ये डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन पोजीशन से, जैसे मान लीजिए हमने ये इधर एक स्लिट लिया था और यहाँ पर सोर्स था, फिर यहाँ पर एक स्लिट, यहाँ पर दूसरा स्लिट और इधर स्क्रीन थी, तो स्क्रीन में बिल्कुल जो सेंट्रल पोजीशन है दिस इज कॉल्ड x इज इक्वल टू 0। फिर मुझे अगली जो ब्राइट फ्रिंज है वो मेरे को मिलेगी डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी पर। ठीक है, तो x1 ये हो जाएगा डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, मतलब यहाँ पर मेरे को ब्राइट पैच मिलेगा, उससे अगला जो है इधर मिल सकता है। ठीक, तो 2d लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी ऐसा हो सकता है, तो ऑल्टरनेटिवली मिलते रहेंगे। अच्छा, जैसे ब्राइट मिला तो ब्राइट के बाद फिर डार्क मिलेगा, इस तरीके से होता है। अच्छा, अब ये जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी कितना, ये स्मॉल डी ऐसा था कि भाई जो हमने यहाँ पर, हाँ ये वाला जो है, ये जो एक वेव जो बनी थी पूरी की पूरी, इसके बीच में मतलब ये d/2 तो इतना हो गया, मैं कल की वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें मैंने ये पूरा ना डायग्राम प्रॉपर्ली बनाकर समझाया था, वो देखना d/2 ये और d/2 ये, तो टोटल d हो गया।
और ये जो स्लिट है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी, वो कैपिटल डी है, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशंस आ रही हैं। तो इस पर जो है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, उसमें ये पूछा जाता है कि भाई आपको ब्राइट फ्रिंज जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पर मिल रहा है, तो आप वो पोजीशन बता देंगे। तो यहाँ से मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि 0 है, फिर 1d लैम्बडा अपॉन 2d, 1d लैम्बडा अपॉन डी, 2d लैम्बडा अपॉन डी, ये फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और इसी तरीके से सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया। अब हम ये कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू n, वो हमारा यही वाला है, और n इज इक्वल टू n, xn इज इक्वल टू n d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, इसको बोल देंगे हम nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया, ठीक। चलिए जी, तो ये तो हुआ पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। उसके बाद देखेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अगला लिखेंगे पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डार्क फ्रिंजेस जहां पर मिलेंगे उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस P इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, P इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का हमने क्या निकाला था, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2n माइनस 1 डी लैम्बडा अपॉन 2d, ये हो गया। तो जैसे 3 फ्रिंजेस यहाँ पर दिखाए हैं ऐसे यहाँ पर भी दिखा दीजिए। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज clearly the positions of various dark fringes, the positions of various dark fringes are as follows, क्या क्या हो जाएगा, हम ये कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तो आप क्या करें, यहाँ पर x1 लिखेंगे, इसको x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 डी लैम्बडा अपॉन 2d। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो डी लैम्बडा अपॉन 2d। यहाँ लिख देना फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये पहली डार्क फ्रिंज हो गई। ऐसे अब लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा है क्या कि जैसे यहाँ पर मैंने n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा था, लेकिन वहाँ मैं n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि जो सेंट्रल पोजीशन है ना, n इज इक्वल टू 0 वाली जो सेंट्रल पोजीशन है उस पर मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल गई, अब मेरे को डार्क उस सेंट्रल पोजीशन पर नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो इसलिए n इज इक्वल टू 0 नहीं लिया मैंने। अगला लेंगे n इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसको ना x1 ना बोलकर x1 डैश बोल देंगे, क्योंकि x1 मैंने बोल दिया था फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो इसको x1 डैश बोल देंगे। फॉर n इज इक्वल टू 2, x2 डैश
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 डी लैम्बडा अपॉन 2d, तो 2 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 डी लैम्बडा अपॉन 2d। ये हो गया सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज। और इसी तरीके से जो nth डार्क फ्रिंज है वो क्या हो जाएगी, सिमिलरली nth डार्क फ्रिंज इज, nth डार्क फ्रिंज क्या होगी वो देखते हैं। nth dark fringe is x and dash, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला x and dash is equal to 2n minus 1 d lambda अपॉन 2d। ये हो गया nth डार्क फ्रिंज। ठीक, अच्छा अब जो हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की, अब एक नया कॉन्सेप्ट है इसी में, फ्रिंज विड्थ। वो वही चीज़ है कि अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकाल लूँगा तो वो मेरे को ब्राइट फ्रिंज की विड्थ दे देगा। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकाल लूँगा तो वो डार्क फ्रिंज की विड्थ दे देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लिखें, ये नहीं समझे? जैसे डार्क उसके ऊपर हमेशा डैश लगेगा। हाँ, डार्क वाले के ऊपर डैश लगेगा, लगाया था यहाँ तो एक्स उस ऊपर ना, यहाँ तो सिर्फ मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इस वजह से वहाँ पर नहीं लिखा था मैंने। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसमें आप लिखें फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ में लिखिएगा इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव bright or dark fringes, bright or dark fringes. It is the separation between two successive bright or dark fringes. इसमें लिखिएगा width of a dark fringe is equal to separation between two consecutive bright fringes. Separation between two consecutive bright fringes. तो ब्राइट फ्रिंज को हम क्या बोल देते हैं, एक्सन है ना, और एक्सन का फॉर्मूला यही था एन डी लैम्डा बाई डी। तो एक्सन में से एक्सन माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्सन में से एक्सन माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, वेट करिए एक मिनट। एक्सन क्या हो जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डी, और एक्सन माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ पर है ना एन की जगह एन माइनस 1 डाल दो, सब्ट्रैक्ट करके देखना क्या आ रहा है। तो एक्सन माइनस 1 करके देखो,
और उससे वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे तो आप x2 माइनस x1 भी करके देख सकते हो। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। तो देखिएगा क्या होगा, xn माइनस वन, तो xn क्या है, एन डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और xn माइनस वन क्या हो जाएगा, n माइनस वन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी तो कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लो। हाँ, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n माइनस वन, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी इंटू एन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका विड्थ है ना, विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा बोल देते हैं, बीटा। ठीक, मैं अभी मेंशन करवाऊंगा। ये हो गया विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज। हमने डार्क फ्रिंज की एक विड्थ निकाल ली, तो कैसे निकाली, ब्राइट फ्रिंजेस का सब्ट्रैक्शन करके निकाल लिया, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का डिफरेंस करके निकाल लिया। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज जो निकला है, ये क्या आया, ये डार्क फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है वो आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से आप क्या करें, आप निकालें विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ लिखिएगा विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी, वही सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, लिखिए सेपरेशन बिटवीन टू consecutive सेपरेशन बिटवीन टू consecutive डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, अब consecutive डार्क फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, xn डैश माइनस xn माइनस वन डैश। ठीक, तो वही हमने देखा कि xn डैश का फॉर्मूला है 2n माइनस वन डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए xn डैश का हो गया 2n माइनस वन डी लैम्डा अपॉन 2d, ये हो गया। माइनस, जब xn माइनस वन डैश करूँगा तो क्या करना है, n की जगह n माइनस वन कर देना, n की जगह n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस वन और डी लैम्डा अपॉन 2d, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डी लैम्डा अपॉन 2d, डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन लिया जा सकता है, ले लो कॉमन, डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन ले लिया, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा 2n माइनस वन माइनस, इधर माइनस तो है, इधर देखेंगे 2n माइनस टू और माइनस वन, ये हो गया, समझ गए भाई। 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, और माइनस वन ये है ही बाहर, माइनस का साइन है, उसको बाद में देख लेंगे हम। ठीक, ये हो गया डी लैम्डा अपॉन 2d, 2n माइनस वन और माइनस 2n, माइनस टू माइनस वन क्या हो गया माइनस 3, और ये हो गया प्लस का 3। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। अब 2n से ये 2n कट गया और 3 माइनस वन कितना हो गया 2, तो डी लैम्डा अपॉन 2d मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी ब्राइट पैच बनेगा, जो डार्क पैच बनेगा, उनकी जो विड्थ है वो सेम ही आएगी, वो अलग अलग नहीं आएगी। तो ये देखकर आप ये कहेंगे, हेंस expression for the fringe width in Young's double slit experiment, hence expression for fringe width
in Young's expression for fringe width in Young's double slit experiment. Expression for fringe width in Young's double slit experiment is given as beta is equal to d lambda upon small d, कैपिटल d lambda upon small d. तो चाहे आप डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालो चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालो, विड्थ जो है वो सेम आएगी आपकी, d lambda upon small d आएगी. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नोट करिएगा. येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, yellow light of wavelength 6000 angstrom produces fringes yellow light of wavelength 6000 angstrom produces fringes of width 0.8 millimeter, fringes of width 0.8 millimeter in Young's double slit experiment. In Young's double slit experiment. Full stop. What will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slits is doubled and the separation between the slits is doubled. अब देखिएगा यहाँ पर एक लाइट दे रखी है, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 0.8 मिलीमीटर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक, तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही सीधा सीधा क्वेश्चन है और इसमें ये बोल रहे हैं कि येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक, तो वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम.
और लैम्बडा ना बोलकर लैम्बडा वन बोल दीजिए, लैम्बडा ना बोलकर लैम्बडा वन बोल दीजिए, क्योंकि दो अलग अलग केसेस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये जो येलो लाइट है 6000 एंगस्ट्रॉम की। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, ये होता है ए के ऊपर एक जो गोला बना रहता है, इसको बोलते हैं ANGSTORM, आर्मस्ट्रॉन्ग। सर 0.2 मिलीमीटर आ रहा है। कितना? 0.2 मिलीमीटर। नहीं, गलत है, 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए, 1/2 तो नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा, देखिए अब ये लैम्बडा वन की वैल्यू इतनी दे रखी है। अब वो बोल रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ कितनी बन रही है, यानी कि बीटा वन कितना बन रहा है, 0.8 मिलीमीटर। ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर दे रखी है ना कोई भी चीज़, तो आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे किलोमीटर होता है, तो अगर किलो कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब 10 की पावर 3 होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब 10 की पावर -10 होता है। ठीक है ना, तो 6000 है, 6000 इंटू 10 की पावर -10। हालांकि मुझे यहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर रेशो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्बडा 2 7500 एंगस्ट्रॉम हो जाए। ठीक है, और फ्रिंज विड्थ 3, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय बीटा 2 बताना है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, तो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो होता है कैपिटल डी, और स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो स्मॉल डी होता है, वो स्मॉल डी होता है। तो जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी में कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, तो आप ये देखिए बीटा 1 इज इक्वल टू डी लैम्बडा 1 अपॉन स्मॉल डी। ये तो बीटा 1 वाला हो गया, समझ गए। अच्छा अब बीटा 2 की बात करें, मतलब केस सेकंड में ये हो जाएगा डी, क्योंकि स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो सेम रखेंगे हम। तो डी लैम्बडा 2 अपॉन 2d अपॉन 2d। क्या दिया है इन्होंने, बोला है एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के बीच का, मतलब एक स्लिट ऊपर करी थी एक स्लिट नीचे करी थी, उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी। तो वो जो है वो डबल कर दिया जाता है, तो वो 2d कर दिया जाता है। मेरे को बीटा 2 बताना, तो क्या करेंगे, जब दोनों चीज़ें इस तरीके की सेम नज़र आती हैं तो रेशो ले लेते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि रेशो में ले रहा हूँ, तो मैंने इधर एंगस्ट्रॉम रखा इधर एंगस्ट्रॉम रखा, कोई फर्क नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। इधर मिलीमीटर रखा तो ये भी ऑटोमेटिकली मिलीमीटर में ही आएगा, इसका भी रिजल्ट जो है इसका भी मिलीमीटर में ही आएगा। तो आप क्या करिए, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 करो। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं, बता दीजिए भाई। यस सर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन करने के बाद में एक चीज़ आपको बताऊंगा, कल भी मैंने डिस्कस करी थी, कल बच्चे कम थे, आज आप सब लोग हैं तो सबके सामने बताता हूँ। बीटा 1 अपॉन बीटा 2 तो ये हो गया डी लैम्बडा 1 अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, अपॉन डी लैम्बडा 2 अपॉन 2d। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू 2d डी लैम्बडा 1 अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी लैम्बडा 2। स्मॉल डी से स्मॉल डी काटो, कैपिटल डी से कैपिटल डी काटो। ठीक है, बीटा 1 की वैल्यू डालो, कितनी है 0.8। बीटा 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है 2 इंटू लैम्बडा 1 की वैल्यू डालो 6000 अपॉन लैम्बडा 2 की वैल्यू डालो 7500। बोलो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 10 की नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि भाई एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे मिलीमीटर जो है हमारा जो रिजल्ट है वो भी मिलीमीटर में ही आ जाएगा, तो वो भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 2 0 से 2 0 कर दिया, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। ठीक है, और 0.8 से 8 कट जाएगा। हाँ अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 अपॉन 5, तो 8 इंटू 0.1, ये 1 बच गया। बीटा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर।
0.5 मिलीमीटर। ठीक है, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें, वही समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है मैं आपको ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था 2005 का, जो अभी अभी बताया। उसके बाद एक 2018 का क्वेश्चन है, ये मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करें इसको। क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट double slit experiment, fringes are obtained on a screen placed a certain distance away from the slits. Placed a certain distance away from the slits. Full stop. If the screen is moved by 5 centimeter towards the slits, if the screen is moved by 5 centimeter towards the slits, समझ लेना क्या हो रहा है। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट्स, यानी कि कैपिटल डी में चेंज हो रहा है। कैपिटल डी में स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द स्लिट्स, द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर। द फ्रिंज विड्थ changes by the fringe width changes by 30 micrometer. Full stop. Given that the slits are 1 millimeter apart, given that the slits are 1 millimeter apart, calculate the wavelength of light used. Calculate the wavelength of light used. Calculate the wavelength of light used. ठीक है, तो देखिए मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ और आंसर बताऊंगा इसका, करेंगे अपने आप। पहले देखो ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, पता ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर ही फ्रिंजेस मिलती हैं, आसमान में तो मिलती नहीं, स्क्रीन पर मिलती। चलो आगे चलते हैं। फिर है प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्लिट्स, प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्लिट्स, तो स्लिट्स में और स्क्रीन में कुछ डिस्टेंस होता है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट्स, तो भाई एक काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि केस 1 अपने आप ही ले लेना। क्या लोगे, बीटा 1 इज इक्वल टू डी लैम्बडा 1 बाई डी लैम्बडा 1 बाई डी स्मॉल डी, बस इतना ही बोल दो अभी तो। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट्स, 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट्स, तो यानी कि स्क्रीन स्लिट्स के 5 सेंटीमीटर नज़दीक कर दी जाती है। तो भाई इसको अगर मैं D1 बोल देता हूँ, तो जो हमारा D2 है ना, या चलो इसको D बोल देते हैं, तो अगले वाले को आप D डैश मान लो, D डैश, तो D डैश क्या हो जाएगा, D माइनस 0.05,
0.05 क्यों कर रहा हूँ मैं? 0.05 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई अब जो केस है, अब मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, तो ये डी डैश आ गया, मतलब ये बीटा 2 वाले केस का आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए बीटा 2 के आगे यहाँ पर आप डी डैश लिखेंगे, डी डैश की वैल्यू आ गई। द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 30 माइक्रोमीटर। जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ 30 माइक्रोमीटर चेंज हो जाती है। तो 30 माइक्रोमीटर चेंज हो जाती है मतलब कम होगी ज़्यादा होगी? भाई अगर वो नज़दीक आ गया तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी फ्रिंज विड्थ है, यानी कि जो डी है, डी डैश बोल देता हूँ, ये हो जाएगी डी प्लस 30, ठीक है। 30 माइक्रोमीटर है ना, तो 30 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब गिवन दैट द स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, ये बता रखा था कि स्लिट्स में जो ओरिजिनली जो स्मॉल डी की वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर दे रखी थी, तो स्मॉल डी 1 मिलीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, मतलब आपको λ2 बताना है। कर लेंगे अपने आप, ट्राई करोगे एक बार? कहो तो मैं सॉल्यूशन भी भेजूँ? हाँ, एक बार ट्राई करना। आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है 600 नैनोमीटर, सही है। इसका आंसर है λ2 का 600 नैनोमीटर, ठीक। एक बार ट्राई करना। अच्छा, जो अभी ऑनलाइन भी हैं बच्चे और ऑफलाइन भी हैं, एक दो बच्चे आज नहीं है, मैं अभी आपको दोबारा से बताता हूँ, कल भी मैंने डिस्कस करा था, ठीक है। देखिए ऐसा है कि अगर आप में से, अब जैसे सिलेबस जो है, जैसे वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स आपका ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ है, और इसके अलावा हमारा रे ऑप्टिक्स में एक ऑप्टिकल फाइबर वाला पोर्शन बच रहा है, वो भी थ्योरेटिकल है, और दो बज रहे हैं टॉपिक्स, एक रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, ये बच रहा है। और इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। अब अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये लगता है कि भाई मेरी अभी तक कुछ ऐसी तैयारी हुई नहीं है और मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप इतना कर सकते हैं कि जब भी कभी आपको स्कूल ना जाना हो तो मेरे को रात को मैसेज कर दो और नेक्स्ट डे सुबह आ जाओ, ठीक है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, आज प्रॉब्लम थी तो मैंने मैसेज कर दिया था कि रात बेटी की तबीयत ख़राब थी, मैं सुबह नहीं उठ पाया, तो सुबह भी इतना सुबह नहीं रखूँगा कि 7 बजे 8 बजे या 6 बजे आपको सर्दियों में बता रहा हूँ, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम रहेगा। आप यहीं बैठिए मेरे सामने, आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस करो, मैं भी साथ में बैठूँगा, ठीक है। तो जहाँ पर आप अटकेंगे वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर ऐसे होनी है। फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेशंस करनी है, किसी भी चैप्टर की आपको डेरिवेशंस लर्न करनी है, अब वो लर्न करते टाइम आप कहीं पर अटक रहे हैं, तो उस दौरान भी आपको, आपके लिए मतलब सपोर्ट के लिए मैं बैठा हूँ साथ में। अगर आपको तैयारी करनी है, आप कहो कि भाई कोई एक चैप्टर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो। और ये दोनों चीज़ों पर एप्लीकेबल है, मैथ्स के लिए भी फिजिक्स के लिए भी, जिसमें भी आपको जो भी डाउट हो आप आ सकते हैं। क्योंकि अब, और ये चीज़ मैं अब आपको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी जनरली लेते हैं स्कूल से, और अब कोई स्कूल जाना ऐसा रेगुलर है नहीं, और जनवरी से तो कोई जाएगा ही नहीं। जनवरी से तो आप मुश्किल से पूरी जनवरी में 2 या 4 दिन के लिए शक्ल दिखाओगे स्कूल में जाकर। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि 5 दिसंबर आज गई, आप मान लीजिए 5 जनवरी 5 फरवरी, मतलब एक महीने, इसी महीने के अंदर अंदर डेट शीट तो आपकी आई जानी है, जो फाइनल एग्जाम्स हैं डेट शीट तो आपकी आ जानी है, आपके पास मोटे मोटे 2 महीने बच रहे हैं। अब उन 2 महीने में ये एनालाइज कर लो कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है। जो भी नहीं आता है टॉपिक, रिवाइज करना चाहते हो, मन में घबराहट है, भाई आ जाओ, और यहीं पर बैठूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली आपके साथ लगा हुआ, मैं बैठा हूँ आपके साथ में, आप करिए काम, जहाँ अटकोगे आपको सपोर्ट मिलेगी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका ट्यूशन टीचर हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। जब भी कभी आप कोई भी चीज़ करने बैठते हैं तो आप कहीं ना कहीं अटकते भी होंगे। कई चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है मेरी वीडियो से ना मिलता हो, ठीक, और आप कोई और वीडियो देखते हो कि भाई यहाँ से मैं सॉल्यूशन ढूंढूँ, तो उस वीडियो में भी आपको ना पूरा आपका टाइम लगता है। उसमें हर एक वीडियो में ये नहीं होता कि भाई मैं ये वाली डेरिवेशन मैं कैसे करूँ या ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कैसे समझूँ, तो उसको समझने में भी आपका टाइम वेस्ट जाता है, स्क्रॉलिंग करने में टाइम जाता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई डेरिवेशन कर भी रहे हैं तो ओवर द फोन कॉल सर जरा ये बता देना, तो अब उस टाइम में अवेलेबल हूँ या नहीं, तो मैं एक टाइम आपको बता रहा हूँ
कि मैं अगर सुबह बुलाऊंगा तो मैं 10 से 12 के बीच आपको बुलाऊंगा, है ना, उस टाइम। और जिस दिन भी आपको आना हो उससे एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए कल 6 तारीख है, 6 में किसी को आना है, तो मेरे को रात में 9, 10, 11 बजे तक भी आप मैसेज कर देंगे, तो मैं शेड्यूल सेट कर लूँगा, मैं देख लूँगा कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग आइए, बैठिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ नहीं, पूरी तरह से पढ़ाई का माहौल होगा। आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, आप एक कॉर्नर में बैठो, लर्न करो, ठीक है ना। हमारा ये बराबर वाला रूम है, हम यहाँ पर बैठ कर ये काम करते हैं। और 12th के मैथ्स वाले 2-3 बच्चे आ भी रहे हैं, और 10th के भी 2-3 बच्चे आ रहे हैं। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझे ऐसे करना है, थोड़ी सी मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं कर जाऊँगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। तो उसमें बिल्कुल कोई भी बच्चा हेजिटेट ना करे, आ जाए कभी भी, ठीक है। चलिए जी, ओके। सर एक क्वेश्चन है, आपने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्यों लिखा है? वेवलेंथ चेंज हुई ना ये क्वेश्चन? नहीं, वेवलेंथ चेंज हो रही है, उन्होंने यही तो पूछा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड ही इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्लिट। ओके, हाँ, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नहीं लिखना चाहिए था, लैम्डा ही लिखना चाहिए था, वो ओरिजिनल वेवलेंथ ही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। 600 नैनोमीटर इसका आंसर है, एक बार करके देखें, ठीक है। नहीं होता है तो मैं बता दूंगा, बेहद आसान, ठीक। चलिए जी, ओके।